नमस्कार, मैं हूँ जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो हमारा वीडियो है 10वीं कक्षा हेतु जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं और इस बार यानी कि 17 फरवरी को 2026 को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी छात्र के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप ये 10 या 15 मिनट का वीडियो पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से कल आपके एग्ज़ाम में आपका 20 मार्क्स इसी वीडियो से आएगा। तो निश्चित रूप से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए कृपया करके इस पूरे वीडियो को देखें। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मतलब आपका जो पत्र लेखन है, आपका जो गद्यांश है, आपका जो संवाद है, इन तीनों चीज़ों पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा हम आपको ट्रिक बताएंगे। अगर उसको आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से कल का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो बेहतरीन जाएगा और आप 10 से 15 मिनट का ये वीडियो देख करके निश्चित रूप से 20 नंबर आप अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। बच्चों, हम सबको पता है कि हमारा जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसमें अब 100 मार्क्स का जो है हमारा पूछा जाता है हिंदी, यानी 100 मार्क्स जो है हम लोग क्या करते हैं, हिंदी से एग्ज़ाम देते हैं। इस 100 प्रश्नों में आपको पता है कि 50 प्रश्न हम लोगों का ऑब्जेक्टिव्स रहता है और इस ऑब्जेक्टिव्स के लिए बिहार बोर्ड जो है आपको पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देते हैं, यानी बच्चों के लिए सीधा सीधी दुगुना प्रश्न कल के एग्जाम में रहेगा। यानी आपको 100 प्रश्न मिलेंगे ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको बनाना है मात्र 50 प्रश्नों का। तो निश्चित रूप से जो तैयारी किए होंगे उसका 50 में 50 नंबर आना चाहिए। ये हमारी आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से आप दुगुने प्रश्न में से आधे प्रश्न का उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से आपको वो बनेगा ही। लेकिन हमारा जो 50 नंबर का होता है उस 50 नंबर में भी हिंदी बड़ा इजी करके रखा है। हिंदी क्या क्या 10 मार्क्स का यानी 10 अंक का आपको पूछता है गद्यांश। बच्चों याद रखना, आपको पूछता है गद्यांश और 10 मार्क्स का आपको पूछता है लगभग लगभग पत्र लेखन। अब देखिए, पत्र लेखन की थोड़ी सी कैटेगरी होती है और गद्यांश की भी थोड़ी सी कैटेगरी होती है। तो अगर हम लोग उसको आज अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कल वाला जो एग्जाम है वो आपका बड़ा ही इजी जाने वाला है। तो ये हम लोग का जो ये 10 नंबर का गद्यांश है उसका भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ जो 10 नंबर का आपका पत्र लेखन पूछा जाता है और इसी पत्र लेखन में संवाद भी रहता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगं को अच्छी तरह से जानना है और उसको जो है कैसे एग्जाम में लिखेंगे ताकि हमारा पूरा में पूरा नंबर आवे। तो इसके लिए आज हम लोग इस वीडियो को लेकर आए हैं। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। अब सबसे पहले हम लोग गद्यांश का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम आपका पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे और फिर हम लास्ट में आपके संवाद का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पत्र लेखन में भी कैटेगरी होता है, जैसे कि एक पत्र लेखन की जो कैटेगरी होती है बच्चों, वो होता है कि हमको शिक्षक के पास यानी प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना होता है। उसी में आप कोई भी ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं, जैसे प्रधानाध्यापक के पास लिख सकते हैं, नगर पालिका के पास लिख सकते हैं, बीडीओ के पास लिख सकते हैं। यानी एक प्रकार का ये ऑफिशियल लेटर होता है, मतलब किसी पदाधिकारी को आप लोग लिख रहे हैं। तो एक वो होता है। एक पत्र होता है कि आप अपने पिताजी या माताजी के पास पत्र लिख रहे होते हैं, तो उसकी जो कैटेगरी होती है, उसको लिखने का जो स्टाइल होता है बच्चों, वो थोड़ा सा अलग होता है। और तीसरे टाइप का जो पत्र होता है वो होता है मित्र के पास, जिसमें कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कम होता है, यानी आप अपने अंदाज से उसको लिख सकते हैं। तो आपको बताएंगे कि 3 प्रकार का जो पत्र लेखन है उसको हम लोग कैसे अलग अलग करके लिखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि संवाद, जैसे कि दो बच्चों के बीच किसी एक टॉपिक को लेकर के बातचीत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों संवाद। और ये भी आपको निश्चित रूप से एक टॉपिक जो है एग्जाम में दिया जाता है और उस टॉपिक के आधार पे आपको निश्चित रूप से संवाद लिखने को कहा जाता है। चूंकि कल आपका एग्जाम है तो बिना समय गवाए हुए हम लोग सीधे चलते हैं आपके एक गद्यांश की ओर और हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे कि गद्यांश को हम लोग परीक्षा में किस प्रकार से बनाएंगे। बच्चों, गद्यांश के लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं और दो दो गद्यांश जो है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक गद्यांश को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसी पे आधार पे आपका जितना भी गद्यांश है वो एग्जाम में पूछा जाता है। आप एक छोटा सा ट्रिक मेरे तरफ से ले ले, जब भी आपको गद्यांश बनाना है तो गद्यांश बनाने से पहले आप उसका क्या कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में जो है, जिस समय आप गद्यांश को पढ़ रहे होंगे तो उस समय आपका क्वेश्चन आते रहेगा।
जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि परिश्रम का जीवन में क्या स्थान है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्रकृति हमें क्या संदेश देती है। तीसरा क्वेश्चन है विद्यार्थी जीवन में परिश्रम क्यों आवश्यक है। चौथा सवाल है कि समय को व्यर्थ गंवाने का क्या परिणाम होता है। और पांचवा प्रश्न है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब हम लोग फिर से रिटर्न चलते कहाँ, गद्यांश को पढ़ने की ओर। अब हम लोगों को क्या होगा कि जब गद्यांश को पढ़ रहे होंगे तो निश्चित रूप से वो आंसर जो हमने पहले पढ़ा वो आपके दिमाग में आते जाएगा। देखिए कितना ईजी है। कहता है मनुष्य के जीवन में परिश्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप वहां पढ़ रहे हो कि क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे कि परिश्रम का क्या स्थान है, तो वहां से क्वेश्चन मिल रहा है कि मनुष्य के जीवन में परिश्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना परिश्रम के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आप लग रहा होगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर हमको आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रकृति भी हमें परिश्रम करने का संदेश देती है, यानी हमारा जो प्रकृति है ये भी क्या कर रही है, परिश्रम करने का हम लोगों को संदेश देती है। चींटी छोटे होने पर भी निरंतर मेहनत करती है। चींटी है ना, वो कितना छोटा है लेकिन वो भी क्या करती है, निरंतर मेहनत करती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, यानी वह भी अपने लक्ष्य को क्या करती है, प्राप्त करती है। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम का विशेष महत्व होना चाहिए। जो भी छात्र हैं उसके जीवन में परिश्रम का क्या होना चाहिए, विशेष महत्व होना चाहिए, क्योंकि यही समय भविष्य निर्माण का होता है। जो स्टूडेंट लाइफ होता है वो क्या होता है, भविष्य निर्माण का समय होता है। जो विद्यार्थी नियमित अध्ययन करते हैं वे जीवन में अवश्य सफल होते हैं, यानी जो व्यक्ति लगातार मेहनत करते हैं वो जीवन में अवश्य सफल होते हैं। इसके विपरीत जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, यानी जो व्यक्ति समय को बर्बाद करते हैं उसे निश्चित रूप से बाद में पछताना पड़ता है। अतः हमें चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य को निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए और जीवन में सफल बनाना चाहिए। जीवन को क्या बनाना चाहिए, सफल बनाना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा और फिर जाकर के गद्यांश पढ़ा, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो थे हमको लग रहा था कि ये सब क्वेश्चन जो है हम लोगों का वहां पर दिया है। अगर आप देखिए कितना इजी हो जाता है, अगर आप हम इसको आंसर करते हैं तो ये बड़ा ही आपको इजी दिखेगा। देखिए पहला सवाल हमारा कह रहा है कि परिश्रम का जीवन में क्या स्थान है। हमने पढ़ा था कि परिश्रम का जीवन में क्या स्थान, तो हम लोग का जो यहाँ पर पहला सवाल आ गया बालक वो है परिश्रम का जीवन में क्या स्थान है। तो इसका क्या आंसर है कि परिश्रम का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान, एकदम हूबहू गद्यांश में ये लाइन लिखा हुआ था। बच्चों आप देखे होंगे उधर हूबहू ये लाइन लिखा हुआ था कि परिश्रम का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त नहीं होती। मतलब दो लाइन हम लोगों का गद्यांश का लेकर के यहाँ पर एडिट कर देना है बच्चों, दो लाइन यहाँ पर लेकर के हमको क्या करना है, एडिट कर देना। कहता प्रकृति हमें क्या संदेश देती है, ये भी देखे होंगे गद्यांश में वो हम लोगों का था कि प्रकृति जो है हमें क्या संदेश देती है। तो उत्तर होगा कि प्रकृति हमें निरंतर मेहनत करने का संदेश देती है। आप गद्यांश में देखिएगा ऊपर वाले स्लाइड में, तो आपका हूबहू ये लाइन लिखा हुआ है कि प्रकृति हमें जो है निरंतर मेहनत करने का संदेश देती है। बालक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्यार्थी जीवन में परिश्रम क्यों आवश्यक है। सवाल है कि विद्यार्थी जीवन में परिश्रम क्यों आवश्यक है। तो आप देखेंगे गद्यांश में हूबहू लिखा हुआ था कि विद्यार्थी जीवन भविष्य निर्माण का समय होता है, यानी हमारा जो छात्र जीवन होता है वो क्या होता है, वो होता है भविष्य निर्माण का, यानी भविष्य में हम लोग अपने जीवन का आधार रख रहे होते विद्यार्थी जीवन में, क्या जी, इसलिए परिश्रम आवश्यक है। इसलिए क्या है, परिश्रम आवश्यक है। अगला सवाल है कि समय को व्यर्थ गंवाने का क्या परिणाम होता है। तो आप वहां देखेंगे गद्यांश में इसका हूबहू आंसर था कि समय को व्यर्थ गंवाने पर बाद में पछताना पड़ता है, समय को व्यर्थ में गंवाने पर बाद में पछताना पड़ता है। यानी हम लोग जितना भी आंसर लाए ना बालक, वो सब गद्यांश के एक एक लाइन को उठा करके लाए, अतिरिक्त अपने मन से कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको पूरा का पूरा गद्यांश में इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जो पांचवा सवाल है बालक, उसमें थोड़े से बालक आकर के लटकता है। क्या अटकता है, कब कह रहा है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। अब ये सवाल पूछ दिया कि गद्यांश का जो है वो उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। तो इस पूरे टॉपिक को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको लगा कि पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो मेहनत पर बोल रहा है। तो इसका क्या होगा कि परिश्रम का फल, इसका होना चाहिए परिश्रम का फल, यानी या फिर परिश्रम का महत्व भी बोल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक जो गद्यांश है उसका एक ही शीर्षक होगा, एक गद्यांश के कई शीर्षक हो सकते हैं, तो हम लोग उसको उसके अनुसार से दे सकते हैं। आपको लग रहा है कि परिश्रम के महत्व के बारे में पूरा कहा गया था, परिश्रम का महत्व बोल सकते हैं, या फिर परिश्रम का
मीठा फल भी बोल सकते हैं, या और भी आपके दिमाग में जो अच्छा सा आइडिया आता है इस शीर्षक को लेकर के, उसको आप डाल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर एग्जामिनर को आपका शीर्षक ऑथेंटिक लगेगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप बकवास टाइप का शीर्षक लिखते हैं तो निश्चित रूप से इसका नंबर आपको काट लिया जाएगा। तो ये हम लोग एक आपका पत्र लेखन सीख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 पत्र लिखने होंगे। और हम लोग आपको पूर्व में भी, वीडियो के पूर्व में भी बताए थे कि जैसे कि आप एक ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं। एक पत्र की कैटेगरी होती है कि आप अपने माता पिता को पत्र लिखते हैं, और एक पत्र की कैटेगरी होती है कि आप अपने मित्र को लिखते हैं। तो अगर आप प्रधानाध्यापक को जो पत्र लिख रहे हैं उसके आधार पर किसी भी ऑफिशियल, मतलब जैसे डीओ ऑफिस के पास में लिखना हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखना है, नगर पालिका को लिखना है, या फिर डीएम साहब को लिखना है, तो आप इसी आधार पर जो है उसको लिख सकते हैं। लेकिन आप अपने माता पिता को जब पत्र लिखते हैं तो उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। तो अगले लेटर में हम लोग आपके माता पिता को किस प्रकार से पत्र लिखना वो भी बताएं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पत्र लिए हैं, और विषय है कि विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था को सुधारने के लिए, यानी आप चाहते हैं कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था सुधरे, तो इसको लेकर के आपको एक प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। तो बालक थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे हम इस स्टाइल में लिखें सेवा में, तो आपको यहीं से शुरू करना है। पत्र लेखन की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जैसे हम इस पे एक बार हट जाएंगे आपको पूरा समझाने के बाद, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि लेटर को इसी तरह से लिखना। यहाँ पर हमने लिखा सेवा में, तो उसके बाद आपको यहाँ पर हमने कोमा दिया, आपको भी निश्चित रूप से कोमा लगाना। सेवा के बाद क्या लगाना? कोमा लगाना। और उसके ठीक नीचे लिखना है प्रधाना अध्यापक महोदय या प्रधानाचार्य महोदय, जो भी लिखना आप उसको लिख सकते हैं। तो ये बड़ा ही एकदम महत्वपूर्ण है पत्र लेखन के लिए। बहुत सारे बच्चों का अगर इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में लेटर को लेकर के नंबर कटेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना सेवा में, और उसके बाद देना है कोमा, और उस कोमा के ठीक नीचे लिखना है प्रधानाचार्य महोदय, और फिर लगाना है कोमा। और कोमा लगाने के बाद आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा उच्च विद्यालय पटना, तो आप जिस भी स्कूल के हैं, यानी आपके बोर्ड में 10वीं कक्षा में आप जिस भी स्कूल से हैं उस स्कूल का यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। अगर कोई खगड़िया से है तो JNKT विद्यालय खगड़िया लिख सकते हैं, आरलाल इंटर कॉलेज खगड़िया लिख सकते हैं, या जो भी आपका स्कूल है, PM श्री उच्च विद्यालय खगड़िया लिख सकते हैं। जो भी आपका विद्यालय का नाम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद जस्ट नीचे आपको विषय डालना है। विषय मैंने क्या कि विषय में वही डालना है जो लेटर में वहाँ पूछा गया था। तो लेटर में यहाँ क्या पूछा गया था? विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए, तो आपको विषय में डालना है कि विद्यालय के पुस्तकालय की व्यवस्था सुधारने के संबंध में, यानी जो लेटर में आपको ऊपर में पूछा गया था वही यहाँ पर डालना है विषय में। और उस विषय के जस्ट नीचे फिर महोदय लिखना है, और महोदय के बाद भी कोमा लगाना। तो ये जितनी भी बातें हमने आपको बोला ये सभी चीजें नेसेसरी है कि किन वर्ड को किस जगह सुसज्जित करना और किस वर्ड के बाद हमको कोमा का प्रयोग करना है। ये सभी बातें निश्चित रूप से आपको याद रखनी है, और तब जाकर के आपको लेटर में नंबर मिलते हैं। आप फिर कोमा के जस्ट नीचे से आपको लिखना है कि सविनय निवेदन है कि, इसके बाद तो अपने मन से भी लिख सकते हैं कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूं। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय का काफी समय से अव्यवस्थित है, मतलब पुस्तकालय तो है लेकिन उस पुस्तकालय में किसी भी प्रकार की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। कई महत्वपूर्ण पुस्तक भी उपलब्ध नहीं है, तथा जो पुस्तकें हैं वो भी काफी पुरानी हो चुकी है, फट चुकी है, और अगर पढ़ने के योग्य नहीं रहा। ये सब बातें आपको लिखना है। विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री समय पर नहीं मिल पाती है, जिससे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। यानी बच्चे जब पढ़ने में मन करते हैं तो वहां जाते हैं तो उसको क्या मिलता है? असुविधाएं मिलती है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि पुस्तकालय में नई पाठ्य पुस्तक, प्रतियोगिता परीक्षा पुस्तकें, समाचार पत्र इत्यादि की जो है व्यवस्था कराई जाए, ताकि और साफ सफाई पर भी नियमित रूप से ध्यान दिया जाए। और अंत में आप लिखेंगे कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस समस्या पर शीघ्र ध्यान देंगे। और नीचे में लिखना है धन्यवाद। क्या लिखना है? नीचे में धन्यवाद लिखना। और बच्चे जब ये पूरी बातें आपका खत्म हो रहा हो तो यहाँ पर आपको लिखना है कोना में भवदीय, याद रखना है कोना में लिखना है भवदीय, और अपना नाम लिखना है, कक्षा लिखना है, रोल नंबर लिखना है। और आप यहाँ पर जो है ना डेट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जो है दिनांक भी पत्र में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी हम आपको वीडियो बना रहे हैं तो अभी है 15 फरवरी
2026। अगर मान लो कि कल आप एग्जाम देंगे तो इसके बदले में लिखेंगे 16 फरवरी 2026। तो यहाँ पर आपको डेट देना है, यहाँ नीचे में नाम लिखना है। और इस प्रकार आपका जो एक ऑफिशियल लेटर होता है, यानी आप अपने प्रधानाध्यापक के पास जो पत्र लिखें और इसमें जो आपने डिमांड किया उसके बारे में हमने आपको अध्ययन करा दिया। तो अगर आप चाहें तो इसका निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और एक बार निश्चित रूप से इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। हम थोड़ा सा इससे हट रहे हैं, समझे ये लेटर। और एक चीज बच्चों हमेशा याद रखना है कि किस प्रकार से इसको लिखना है, उसका कोमा कहाँ डालना है, कहाँ से फिर से शुरू करना, इन सभी चीजों को आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना। अगर इसमें आप लोग कोताही करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है गलत हो जाएगा। अब हम आपको एक संवाद सिखा देते हैं बच्चों, ये भी जो है 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए संवाद में क्या सीखना है आपको, तो संवाद में आपको सीखना है, संवाद का आपको एक विषय दिया जाएगा और उस विषय के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर विषय दिया गया है कि परीक्षा की तैयारी हेतु 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। जैसे मान लो कि आपने मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी की और 2 मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये 5 नंबर आपको हिंदी में बिल्कुल फ्री में मिलता है। बस थोड़ा ये बिहार बोर्ड में जो सबसे भूसकोल स्टूडेंट होगा वो भी इसको बना लेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, पहली बार ये एकाएक मिलता है तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में प्रॉब्लम कर देता है। अब क्या कह रहा है कि परीक्षा की तैयारी कैसी चली, इसके संबंध में 2 मित्रों के बीच में बातचीत करना है। मान लो कि एक मित्र हमारा रवि है और एक मित्र है मोहन, और इन दोनों के बीच में जो है डिस्कशन चल रहा है। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है बच्चों, डिस्कशन चल रहा है कि परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से होगी, इसके बारे में ये दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले रवि क्या कहता है, नमस्ते मोहन, यानी मोहन को बोलता है नमस्ते मोहन, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारी, चूंकि संवाद है तो 2 बच्चों के बीच में संवाद होगा। जैसे मान लो हम रवि है, हमारे सामने एक जो है मोहन है, तो सबसे पहले हम लोग उससे क्या पूछते हैं, नमस्ते मोहन, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। तो मोहन का रिप्लाई आता है कि नमस्ते रवि, तैयारी तो ठीक चल रही है लेकिन गणित विषय में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अक्सर बच्चों को गणित विषय में थोड़ी सी परेशानी हो ही जाती है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि तैयारी तो ठीक चल रही है लेकिन गणित परीक्षा में थोड़ी सी परेशानी चल रही है। तो अब रवि जो है थोड़ा संतावना देता, चिंता मत करो, तुम रोज अभ्यास करोगे तो गणित भी आसान लगने लगेगा। क्योंकि गणित क्या है, प्रैक्टिस की चीज है। हम लोग भी पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो बहुत सारे गार्जियन गणित को लेकर के बोलते हैं कि बच्चे याद कर रहा होता है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो रवि भी एकदम अच्छा सा सलाह देता है, चिंता मत करो, तुम रोज अभ्यास करो और तो गणित जो सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे आसान हो जाएगा। मोहन कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम अपनी तैयारी कैसे कर रहे हो रवि। तो रवि कहता है कि मैं रोज समय तालिका बनाकर पढ़ता हूँ, एक रूटीन बना लिया हूँ और उस रूटीन का फॉलो करते हुए मैं पढ़ रहा हूँ। पहले कठिन विषय पढ़ता हूँ फिर आसान विषय पढ़ता हूँ। यानी जो पहले हार्ड है, जब मान लो कोई बच्चे पढ़ने बैठता है तो शुरू में क्या होता है, उसका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहता है। तो जिस समय ज्यादा एक्टिव है तो उस समय मैं हार्ड सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, और जब लगता है कि पढ़ने का मन नहीं है, थक गया हूँ, तो उस स्थिति में मैं क्या करता हूँ, आसान विषय को पढ़ना शुरू कर देता हूँ। यहाँ तक कि और भी जोर देना चाहिए कि जब पूरा थक जाता हूँ तो ऑनलाइन क्लास करना शुरू कर देता हूँ। मोहन कहता हो यह तो बहुत अच्छा आदत है, क्या तुम मुझे भी अपने समय तालिका दे सकते हो। तो रवि कहता है हाँ क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर के पढ़ाई करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये एक प्रकार का संवाद होता है और इस संवाद में आप क्या कर सकते हैं कि आप विषय बदल सकते हैं। आप एग्जाम में जरूरी नहीं है कि परीक्षा की तैयारी को लेकर कह सकता है, परीक्षा में आपको किसी भी चर्चे पर पूछ सकता है। जैसे कहेगा कि सामने में दीपावली आ रही है, आप लोग कैसे उसको तैयारी करते हैं उसके बारे में लिखे, या फिर आपका शहर गंदा है उसको कैसे स्वच्छ करें, इसके विषय में भी आपको जो है तैयारी कराना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं जो है आपको चेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, चेंजिंग पर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान कहाँ देना है कि हमको जो भी टॉपिक आवे, संवाद है, संवाद का मतलब आपस में बातचीत होता है, हम आसान भाषा में वो बातचीत कर सकते हैं। तो ये हमारा एक संवाद हो गया। अब हम आपको एक और लेटर सिखा दे रहे हैं जो कि एक बच्चों के द्वारा अपने माता पिता को भेजा जाता है। तो उसकी कैटेगरी किस प्रकार की होगी वो भी आपका एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो जैसे देखिए, अगर आपको पिताजी के पास एक पत्र लिखना है और अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने परीक्षा के बारे में उससे अध्ययन करना है, अगर ये विषय हो तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो पिताजी के पास जब भी आप पत्र लिखिए तो ऊपर लिखिए आदरणीय पिताजी, और उसके जस्ट बाद आपको कोमा लगाना और उसके नीचे लिखना है सादर प्रणाम। तो ये स्टाइल आपको सीख लेना है।
क्योंकि जो प्रधानाध्यापक के पास आप पत्र लिख रहे थे उसका स्टाइल अलग था और यहाँ पर स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो रहा था। यहाँ लिखना आदरणीय पिताजी, कॉमा देना है और नीचे लिखना है सादर प्रणाम। उसके बाद लिखेंगे आशा है कि आप कुशल होंगे। मैं यहाँ पूर्णतः स्वस्थ हूँ और अपनी पढ़ाई मन लगा करके कर रहा हूँ। मेरी वार्षिक परीक्षा भी निकट है, इसलिए मैं नियमित रूप से सभी विषयों की तैयारी कर रहा हूँ। गणित और विज्ञान पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। विद्यालय में पढ़ाई का वातावरण अच्छा है, शिक्षकगण हमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करा रहे हैं। मैं प्रतिदिन समय तालिका बनाकर, रूटीन बना करके अध्ययन कर रहा हूँ। आप चिंता ना करें, इस बार अच्छे अंक लाने का प्रयास करूंगा। माता जी को मेरा प्रणाम कहिए और छोटे भाई को मेरा शुभ आशीष कहिए। तो ये हमारे पिताजी के पास पत्र हो गया और इसके जस्ट नीचे में आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र, जो भी नाम है वो लिख लेंगे। इसमें भी आप यहाँ पर डेट मार सकते हैं, यानी यहाँ पर आप जो कल का डेट होगा यानी 16 फरवरी 2026 को वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से पत्र लेखन का भी अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से आप गद्यांश भी बना सकते हैं और 20 नंबर आप परीक्षा में अर्जित कर सकते हैं। तो इस वीडियो को निश्चित रूप से आप देख लिए होंगे। तो एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रेरणा